नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं पिछले एक सप्ताह में करंट अफेयर्स के जितने सारे मुद्दे चर्चा में रहे जो आपके यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, उस पर गौर करेंगे। देखिए, यहाँ पर 10 टॉपिक लेकर के आए हैं। ये 5 आपको दिख रहा है और ये 5, यानी कि इस 10 टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहला टॉपिक जो है हिमाचल प्रदेश की भांग की खेती, यानी कि हिमाचल प्रदेश में कहा गया है कि भांग की खेती की जाएगी। इसको लेकर के हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्या क्या किया है, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने भांग की खेती के लिए एक पायलट परियोजना को मंजूरी दे दिया है और यह कदम जो है भांग की कृषि, औषधीय और औद्योगिक रूप की एक जो बढ़ती हुई डिमांड है, वैश्विक स्तर पर इसकी डिमांड बढ़ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसके लिए नोडल संस्थान भी बना दिया गया है। चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय और डॉक्टर YS परमार बागवानी विश्वविद्यालय नोडल एजेंसी राज्य कृषि विभाग को सौंपा गया है। यही इसके कामकाज का देखरेख करेगी। कैनबिस या भांग, इसके विषय में सबसे पहले कुछ बातें समझ लेते हैं। यह उष्ण कटिबंधीय एवं समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों की एक प्रजाति होता है। आप इसमें जानते हैं, यह पहले भी आपने पढ़ा होगा कि यह प्रजाति है जो नर और मादा इसमें विभाजित किया जाता है। नर प्रजाति से भांग बनता है और जो मादा प्रजाति है उसी से गांजा तैयार होता है। भांग में अगर आप देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मैग्नीज, विटामिन ई, मैग्नीशियम और फास्फोरस समेत कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसका उपयोग इसीलिए आप देखेंगे तो औषधीय एवं मनोरंजक उपयोग के लिए किया जाता है। मतलब लोग जो नशा वगैरह करते हैं, अभी होली का त्यौहार आएगा, आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो है भांग के आइसक्रीम वगैरह खाएंगे। इसे सही मात्रा में लेने से कोलेस्ट्रॉल जो है वह नियंत्रित रहता है। इसके रेशे का उपयोग भांग की रस्सी के लिए और इसके तेल का उपयोग पेट के वाहन के रूप में भी किया जाता है। स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है? देखिए, संज्ञानात्मक हानि हो सकता है, यानी कि सोचने समझने की शक्ति जो है उसकी कमी हो सकता है। इसके अलावा देखेंगे तो कैनाबिस निर्भरता सिंड्रोम हो सकता है, दीर्घकालिक मानसिक स्वास्थ्य की क्षति हो सकता है, श्वसन संबंधी समस्याएं, और अगर कोई महिला इसको लेती है तो गर्भावस्था के दौरान जो है जोखिम बहुत अधिक बढ़ सकता है। लेकिन इसका मेडिसिन में उपयोग है। मेडिसिन में देखेंगे जो सबसे घातक बीमारी कैंसर है, एड्स है, तो कैंसर और एड्स रोगियों में मतली और उल्टी के लिए प्रभावी 1 दशक से अधिक समय से 9 टेट्राहाइड्रो कैनबिलोन या डोनाबिलोन को अमेरिका में चिकित्सकों द्वारा उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। लेकिन भारत में क्या स्थिति है, भारत में क्या कानूनी स्थिति है, इसको समझिए। देखिए, यहाँ पर जो है एक अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत 1985 से ही भारत में इसे प्रतिबंधित किया गया। अफीम के विपरीत भारत में इसकी कानूनी खेती को विनियमित करने के लिए कोई आधिकारिक नीति अभी तक नहीं है। तो ये रहा पहला टॉपिक। अब दूसरे टॉपिक पर चलते हैं, भारतीय तट रक्षक दिवस। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रतिवर्ष 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया जाता है। 1 फरवरी 2025 को भारतीय तट रक्षक बल का 49वां स्थापना दिवस भी मनाया गया। यह भारतीय तट रक्षक बल के द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। भारतीय तट रक्षक बल के विषय में समझ लीजिए। स्थापना 1 फरवरी 1977। यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। पहले महानिदेशक VA कामत हुआ करते थे और वर्तमान में जो महानिदेशक इसके हैं वह राकेश पाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्य क्या होता है? तो समुद्र में आप जानते हैं कि व्यापार होता है तो तस्करी की समस्या बना रहता है। अन्य अवैध गतिविधि है उसको भी रोकना, समुद्र के जो संसाधन है उसकी रक्षा करना और समुद्री पर्यावरण का संरक्षण करना भी। इसके अलावा बाढ़ हो गया, चक्रवात हो गया, प्राकृतिक आपदा हो गया, उस दौरान नागरिकों की सहायता भी करना। इसका जो आदर्श वाक्य है वह है वयम रक्षामा। मुख्यालय नई दिल्ली है। भारतीय तट रक्षक बल के 5 जो है क्षेत्रीय कमांड सेंटर भी हैं। यहाँ पर सभी क्षेत्रीय कमांड सेंटर के विषय में आपको बता दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। आई स्पॉट पोर्टल की शुरुआत कर दी गई है, इसके विषय में पढ़ते हैं चूंकि यह चर्चा में बना हुआ है। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की बात किया गया है। सेबी ने आई स्पॉट पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका पूरा नाम अगर आप देखेंगे तो इंटीग्रेटेड सेबी पोर्टल फॉर टेक्निकल ग्लिचेस यानी कि आई स्पॉट है। इसका उद्देश्य क्या है? तकनीकी गड़बड़ी जो होता है उसकी रिपोर्टिंग प्रक्रिया को व्यवस्थित करना। यह प्रारंभिक और अंतिम मूल कारण विश्लेषण यानी कि RAC रिपोर्ट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। इन घटनाओं के लिए एक क्या होगा? केंद्रीकृत रिपोजिटरी स्थापित करने की बात की जाएगी। पहले की प्रक्रिया क्या है समझिए।
इससे पहले स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉरपोरेशन और डिपॉजिट जैसी संस्थाएं एक समर्पित ईमेल आईडी के माध्यम से तकनीकी गड़बड़ियों पर रिपोर्ट जमा करती थी। सेबी का लक्ष्य क्या है इसको लेकर के, स्पोर्ट को लेकर के? इस पोर्टल की शुरुआत से सेबी का लक्ष्य बाजार के बुनियादी ढांचे संस्थानों में तकनीकी गड़बड़ियों जो होती रहती है उसकी निगरानी करना और उसकी निगरानी में ट्रांसपेरेंसी लाना, उसकी दक्षता को और बढ़ाना है। यह सिस्टम जो है तकनीकी समस्याओं की पहचान करना और समाधान जो किया जाएगा उसमें तेजी लाने की भी बात यहां पर किया जाएगा। चलिए सेबी के विषय में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, यहां से प्रश्न आ सकता है। यह भारत में प्रतिभूति बाजार का प्रमुख जो है वह नियामक संस्था है। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता है। स्थापना 1992 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है भारत की औद्योगिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में है। 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, एक अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और एक देश की राजधानी दिल्ली में है। उद्देश्य क्या है? भारतीय पूंजी बाजार के प्रहरी के रूप में कार्य करना। मैंने पहले ही कहा कि निगरानी करने का कार्य किया जाता है। प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों की रक्षा करता है और प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना और विनियमन करना इसका उद्देश्य है। डिब्रूगढ़ होगी असम की दूसरी राजधानी। ये जो है असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा जी के द्वारा ये कहा गया है कि 26 जनवरी जो रिपब्लिक डे था उस दिन इन्होंने घोषणा किया कि डिब्रूगढ़ वर्ष 2027 तक असम की दूसरी राजधानी बनकर के तैयार हो जाएगी। डिब्रूगढ़ को एक पूरी तरह से विकसित शहर बनाया जाएगा और दूसरी राजधानी के रूप में किया जाएगा इसको, ताकि जो यहाँ के लोग हैं वो सही से आसानी से काम करवा सके, संपर्क साध सके। कहा गया है कि यहाँ पर स्थायी विधानसभा भवन का निर्माण भी किया जाएगा जो 25 जनवरी 2026 को शुरू हो जाएगा और 2027 से पहले हर साल डिब्रूगढ़ में विधानसभा सत्र भी आयोजित किया जाएगा। डिब्रूगढ़ ब्रिटिश काल से चाय, तेल और कोयला व्यापार का एक प्रमुख केंद्र रहा है। आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा। तेजपुर को असम की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में कहा गया है। उत्तर मध्य असम के तेजपुर में राजभवन का निर्माण किया जाएगा। इसे असम की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा। सिलचर जो है मिनी सचिवालय यहाँ बनाने की बात की गई है। दक्षिणी असम के सिलचर में मुख्य सचिव के कार्यालय के साथ एक मिनी सचिवालय स्थापित किया जाएगा। असम के बारे में कुछ बातें अगर देखते हैं, जैसा कि हम जानते हैं पूर्वोत्तर का एक महत्वपूर्ण ये राज्य है। विभिन्न राज्यों से पूर्वोत्तर के जो 7 सिस्टर्स हैं ये टच करता है। मुख्य नदी यहाँ की ब्रह्मपुत्र है। सीमा की अगर बात करेंगे तो उत्तर में आपको अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा, जबकि पूर्व में अगर बात करेंगे तो आपको नागालैंड, मणिपुर देखने को मिलेगा। दक्षिण में अगर आप बात करेंगे तो आपको यहाँ पर मेघालय देखने को मिलेगा। इसके अलावा त्रिपुरा देखने को मिलेगा, इसके अलावा मिजोरम। और अगर पश्चिम में बात करें तो यहाँ पर आपको वेस्ट बंगाल और फिर यहाँ पर बांग्लादेश भी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी यह साझा करता है। ठीक है, तो असम काफी महत्वपूर्ण राज्य हो जाता है। कुछ यहाँ पर देखेंगे प्रशासनिक रूप से बदलाव होने वाला है। इसरो का ऐतिहासिक 100वां प्रक्षेपण हो गया है और ये बहुत बड़ी न्यूज है इसरो के लिए, भारतीय अंतरिक्ष के लिए। ठीक है, तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो को उनके ऐतिहासिक 100वें प्रक्षेपण पर बधाई भी दिया। GSLV F-15 द्वारा NVS-02 का सफल परीक्षण किया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह सुबह 6:23 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से GSLV F-15 से NVS-02 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसने NVS-02 उपग्रह को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी कि GTO में स्थापित किया गया है। NVS-2 सैटेलाइट का उद्देश्य क्या है? भारत के सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का एक यह हिस्सा होगा। इसे भारत में GPS जैसी जो नेविगेशन सुविधाएं होगी उसको और अधिक सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए इसके विषय में थोड़ा और समझ लेते हैं। NVS उपग्रह की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो ये सीरीज है अगर देखेंगे NVS 01, 2, 3, 4 और 5 उपग्रहों को निरंतर नेविगेशन सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है। और यह जो है 02 इस सीरीज का क्या होगा? निश्चित तौर पर दूसरा उपग्रह होगा और आगे ये मामला जो है वह बढ़ता जाएगा। इसरो के बारे में आप थोड़ी सारी चीजें यहाँ पर देख सकते हैं, चूंकि यहाँ पर स्टैटिक चीजें भी कई बार पूछ लिया जाता है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 की सर्वश्रेष्ठ झांकी के विषय में बात करते हैं। चूंकि देखिए हम सब जानते हैं कि गणतंत्र दिवस पर विभिन्न राज्यों के विभिन्न झांकियों को निकाला जाता है और फिर उसके लिए प्राइज वगैरह भी दिया जाता है। गणतंत्र दिवस परेड की बात करेंगे 2025 की तो सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्तों और झांकियों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। प्रदर्शन का आकलन करने के लिए जजों के 3 पैनल जो है उसको गठित किया गया था। अगर मार्चिंग दस्ता में विजेता देखेंगे तो सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ जम्मू और कश्मीर राइफल्स, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, अन्य बलों में सर्वश्रेष्ठ अगर देखेंगे तो वह दिल्ली पुलिस को आया है। सर्वश्रेष्ठ झांकियां की चर्चा करेंगे राज्य संघ राज्य क्षेत्र में तो प्रथम पर उत्तर प्रदेश रहा है। महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास ये इसका
नाम था, थीम था। दूसरा त्रिपुरा, 14 देवताओं की पूजा, खर्ची पूजा के विषय में दिखाया गया था। तीसरा आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के पर्यावरण अनुकूल लकड़ी के खिलौने यहाँ पर दिखाए गए थे। केंद्रीय मंत्रालय विभागों की सर्वश्रेष्ठ झांकी की अगर बात करेंगे तो जनजातीय कार्य मंत्रालय का जनजातीय गौरव वर्ष के विषय में कहा गया था। विशेष पुरस्कार के तौर पर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग भारतीय संविधान के 75 वर्ष जयति जय मम भारतम डांस ग्रुप को यह पुरस्कार गया था। लेजिम लोक नृत्य के विषय में आप चर्चा करते हैं। देखिए, लेजिम लोक नृत्य जो है हाल ही में छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर बनी फिल्म जो है छावा, उसमें लेजिम लोक नृत्य को लेकर मराठा समुदाय ने इसको लेकर के काफी आपत्ति व्यक्त की है। अभी टीजर ये फिल्म का आया है, जल्द ही ये फिल्म रिलीज होने वाला है। इसके विषय में समझ लीजिए, ये जो लेजिम है जिसे लेझिम भी कहा जाता है, यह या लाजियम महाराष्ट्र राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य होता है, इसे लेजियम नृत्य कहते हैं। नामांकन कैसे हुआ? तो लेजिम एक छोटा संगीत वाद्य यंत्र है जिसमें धातु की पतली डिस्क लगी होती है जो झंकार के साथ ध्वनि उत्पन्न करती है। शास्त्रीय नृत्य करते समय नर्तक इसका उपयोग करते हैं और इसी वाद्य तंत्र के नाम पर इस नृत्य शैली को रखा गया था, जो यहाँ पर आपको तस्वीर में दिख रहा होगा। ये ही वह लेजिम वाली बातें हैं, जो वाद्य यंत्र है उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके विशेषता के विषय में समझ लीजिए। यह नृत्य के साथ साथ एक कठोर शारीरिक व्यायाम भी इसको माना जाता है, क्योंकि इसमें काफी नाच गान करके ये सब किया जाता है। और इसका प्रदर्शन जो है पंक्तिबद्ध होकर या गोलाकार संरचना के रूप में यह किया जाता है। विभिन्न सामाजिक और धार्मिक उत्सव पर यह किया जाता रहा है। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जो है नोट करिए और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना बना रहेगा। नीति आयोग ने पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 रिपोर्ट जारी कर दिया है। यह नीति आयोग जो है सरकार की थिंक टैंक है और इसके द्वारा यह पहला रिपोर्ट किया गया है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने इसे जारी किया। प्रमुख बिंदु इसके विषय में समझ लेते हैं, क्योंकि ये जरूरी हो सकता है। यह रिपोर्ट राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य की व्यापक समझ प्रदान करने और राज्यों को उनके वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर श्रेणियों में विभाजित करने का प्रयास है। इस रिपोर्ट में 2022-23 के आंकड़ों के आधार पर राज्यों को रैंक किया गया है। यह भारत के 18 प्रमुख राज्यों के राजकोषीय व्यवस्था का आकलन किया गया है। रिपोर्ट 5 जो है मुख्य उप सूचकांक पर आधारित है। क्या क्या है कि व्यय की गुणवत्ता कैसी है, राजस्व जुटाना, वित्तीय विवेक, ऋण सूचकांक या फिर ऋण की स्थिरता, इन सब चीजों को लेकर किया गया है। यहाँ पर पूरा ग्राफ आप देख सकते हैं कि वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 श्रेणियां और रैंकिंग आपको बता दिया गया है तमाम राज्यों का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नीति आयोग के विषय में जरूर देख करके जाएं, चूंकि नीति आयोग जो है वह चर्चा में रहता है और थिंक टैंक है गवर्नमेंट का, तो यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। अब आगे चलते हैं। वर्ष 2030 तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हैं, उन्होंने 2030 तक 10,000 भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, लेकर के इन्होंने चला है। जीआई टैग की वर्तमान स्थिति की बात करेंगे तो भारत में 605 जीआई टैग प्रदान किए जा चुके हैं। 10,000 तक इसे बढ़ाना है। इस पहल की प्रगति की निगरानी के लिए एक विशेष समिति का गठन किया जाएगा। जीआई उत्पादों और बौद्धिक संपदा अधिकार यानी कि आईपीआर का विस्तार है। अधिकृत जीआई उत्पाद उपयोगकर्ताओं की संख्या 365 से बढ़कर 29,000 हो गई है। पिछले दशक में भारतीय नव प्रवर्तकों को दिए गए पेटेंट की संख्या 6,000 से बढ़कर के 1 लाख हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी के विकास भी और विरासत भी दृष्टिकोण के तहत मन की बात जैसे कार्यक्रमों में जीआई उत्पादों को लगातार आप देखे होंगे पीएम मोदी जो है इसकी चर्चा करते रहते हैं। जीआई टैग के विषय में थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आ सकता है। यह किसी खास भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े उत्पादों पर लगाए जाने वाला एक चिन्ह होता है। यह टैग उत्पाद को दूसरे से अलग पहचान देता है और उसे नकल करने से भी रोकता है। उस क्षेत्र को सामूहिक रूप से इसके उत्पादन का एकाधिकार प्राप्त होता है। एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद यह टैग जो है 10 सालों तक मान्य होगा। इसे रिन्यू कराया जा सकता है और जीआई से संबंधित प्रशासनिक व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संस्थाओं और कानूनों द्वारा लगातार ही इसको लेकर के किया जाता है। अब चलते हैं अगले पर। इंदौर और उदयपुर यूनेस्को के वेटलैंड सिटी में शामिल हो गए हैं। इसके द्वारा क्या सब बातें की गई है जरा देखते हैं। यहाँ पर यूनेस्को के रामसर सम्मेलन में इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और दर्जा प्रदान कर दिया गया है। इंदौर और उदयपुर अब दुनिया के चुनिंदा 31 वेटलैंड सिटीज में शामिल हो गए हैं।
अब यहाँ पर इसके विषय में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, इंदौर और उदयपुर को चुना क्यों गया है, सबसे पहले ये समझिए। इंदौर आप लगातार जानते हैं स्वच्छ भारत अभियान में अव्वल रहा है। उसने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हमेशा ही फर्स्ट प्राइज जीता है। इसने हमेशा जल निकायों के संरक्षण पर काम किया है, पुनर्वास कैसे किया जाए इसके लिए पहल की है। और उदयपुर की बात करेंगे ना, तो उदयपुर को आप जानते हैं राजस्थान का एक शहर है जिसे झीलों की नगरी कहा जाता है, इसी नाम से यह मशहूर है। यानी कि झील संरक्षण में महत्वपूर्ण काम शहर ने किया है। शहर ने पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक का उपयोग किया है और झीलों को पुनर्जीवित करने की कोशिश किया है हमेशा ही। जरा आप वेटलैंड सिटी के विषय में समझ लेते हैं ये क्या होता है। देखिए, वेटलैंड सिटी वो शहर होते हैं जो अपने जल संसाधनों, झीलों और आर्द्र भूमियों के संरक्षण और समग्र प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। ये शहर न केवल अपने नागरिकों बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बनते हैं कैसे शहर का विकास जो है पर्यावरण के साथ सामंजस्य करके किया जाए। यूनेस्को ने 2015 में रामसर कन्वेंशन की 12वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में वेटलैंड सिटी की मान्यता के कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसका कुछ उद्देश्य रखा गया था। यह उद्देश्य उन शहरों को सम्मान और स्वीकार्यता देने के लिए था जो इस क्षेत्र में जो अपनी नर्म भूमि है, प्राकृतिक जल स्रोत हैं, उसके साथ जो है संवेदना पूर्वक काम करते हैं, अपनी पारिस्थितिकी तंत्र को लेकर के गंभीर हैं, उसका संरक्षण करते रहते हैं, उसके लिए काम किया था। यूनेस्को के विषय में निश्चित पढ़ लीजिएगा, चूंकि यहाँ से प्रश्न रह सकता है, एक स्टेटमेंट बनाया जा सकता है। अब यूनेस्को का रामसर सम्मेलन ये जानना ज्यादा जरूरी है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिस पर वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षर हुए थे। इसे आर्द्र भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना और उनका विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना। यह कन्वेंशन सितंबर 1975 में लागू हुआ था और भारत ने 1 फरवरी 1982 को इस पर हस्ताक्षर किए थे। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को दुनिया भर में आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो कुल मिलाकर के हमने ये देखा कि इस सप्ताह ये 10 ऐसे टॉपिक रहे जो कि महत्वपूर्ण रहे और आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी हो सकता है। तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। प्रीलिम्स नजदीक है तो थोड़ा सा गंभीरता से आपको इन सब टॉपिक को लेकर के पढ़ना होगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।